वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए, सभी बोर्ड बैठक के बाद निवेशकों के लिए निवेश के लिहाज से कौन कौन से नए पैमाने अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर बारीकी से बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं सुनील सुब्रमण्यम, मार्केट एक्सपर्ट। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपनी छुट्टी पर हैं आप, उसके बावजूद आप जुड़ पाए हैं हमसे। वैसे कहाँ पर हैं इस वक्त और कैसी चल रही है आपकी छुट्टी, पहले यही बता दीजिए हमें। बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। मैं यूरोप का टूर में हूँ। आज रोम अच्छा, पहुंच गया हूँ। तो रोम आज में रोम अगले दो पहुंच तीन गए दिन। जी। अच्छा, चलिए, आपको उसके बावजूद भी हम परेशान कर रहे हैं और पकड़ पकड़ के शो पर नहीं, लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद इस काम के लिए। तो नहीं, सर चलिए, सेबी के बोर्ड बैठक में कुछ बड़े फैसले हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो नई तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक विकल्प यहाँ पर दिया गया है, जो कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए और म्यूचुअल फंड हाउसेस के एक बीच का ज़रिया है निवेश करने का। 10 लाख तक जो निवेश कर सकते हैं एचएनआईज। कुछ इसके बारे में बताइएगा, किस तरह की ये एक नई क्लास है जहां पर पैसा लगाया जा सकता है। तो चीज ऐसी है कि देखिए, पीएमएस और एएफ में मिनिमम 1 करोड़ का निवेश की ये रखी है। तो समझे किसी के पास 4-5 करोड़ होंगे, तो वो 4-5 एएफ या पीएमएस में अपना इन्वेस्टमेंट को बांट सकते हैं। मगर 5 करोड़ वाले लोग बहुत कम होते हैं, और ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्षेत्र है। तो ज्यादा पैसे वाले को ही निवेश करना चाहिए। एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन तौर पर 100 रुपए से लेकर भी आपको एसआईपी शुरू करते हैं। तो एक रिटेल निवेशक के लिए वो लेस रिस्क और लेस रिवॉर्ड की एक स्पेस में है। अब इस बीच में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि रिटेल में स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खुल खुल के इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट बहुत लोग रिस्क ले रहे हैं। एफएनडोस में जाके वो ऑप्शंस फ्यूचर सब खरीद रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में आपने देखा कि कितने लोग रिटेल में नुकसान कर रहे हैं डायरेक्ट एफ&ओ या इसमें ट्रेड करते हुए। एट द सेम टाइम क्या है कि म्यूचुअल फंड में आप एक तरफ बहुत रिटेल वाले को और फिर सुपर रिच वाले को अलग, या तो बीच में जो बैठे हैं ना, जिनको इच्छा है थोड़ी रिस्क लेने की, मगर आज तक उनके लिए कुछ ओपनिंग नहीं था। डायरेक्ट इक्विटी में उन्हीं को उनको जाना था। जबकि इंडस्ट्री में फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट है, रिसर्च एनालिस्ट है, उनके पास पूरी जानकारी है, स्टडी करते हैं। तो क्यों ना इन दोनों के बीच एक 10 लाख तक की निवेश के जो लोग हैं, जो समझिए कि आपके पास 50 लाख का रकम है, तो 5-10 लाख के स्कीम से आप निवेश कर सकते हैं आसानी से। आप बहुत रिच नहीं माने जाएंगे 50 लाख के टोटल कॉर्पस से, आप एक मीडियम मास अफ्लुएंट की तरह होंगे। तो इनके लिए सेबी ने ये क्रिएट किया है कि आप सीखिए, जैसे ही आपका वेल्थ बढ़ेगा आप शायद पीएमएसएफ में बाद में कर सकते हैं, बट पहले अपने आप जाके रिटेल मार्केट में निवेश करने के बगैर आप म्यूचुअल फंड के जरिए ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम को समझिए, खेलिए और एक्सपीरियंस को उठाइए। और फंड मैनेजर्स को इसी समय क्या होता है कि आपको हाई रिस्क लेने के लिए उन्होंने थोड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। इसमें क्या है, वो 25% तक खाली हेजिंग के लिए नहीं, मगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, यानी शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये एक तरीके से हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है, मगर फंड मैनेजर्स के पास एक एक्सपर्टीज है, एक जानकारी है, तो वो सोच समझ के ऐसी शॉर्ट सेलिंग करेंगे, जिससे इन्वेस्टर्स भी उसको सीखेंगे। तो मैं ये अपने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट और रिटेल पेनिट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए ये बहुत एक उम्दा स्टेप है। पहले कॉन्सेप्ट पेपर लॉन्च किया था सेबी ने, ताकि फीडबैक आ जाए, और उस फीडबैक के जरिए उन्हें बोर्ड ने अभी अप्रूव कर दिया। खास क्या है इसमें कि अभी इसको म्यूचुअल फंड नाम नहीं दिया जाएगा, इनको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का नाम दिया जाएगा, ताकि एक क्लियर कट डेफिनेशन हो। और रिटेल निवेशक भी जो इनमें करना चाह रहे हैं, रिटेल माने सुपर रिटेल समझिए, उनको भी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी माने समझेंगे कि ये थोड़ी हाई रिस्क है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफिकेशन के कारण स्लाइटली लोअर रिस्क लोअर रिवॉर्ड के क्षेत्र में आते हैं। पीपल फूल नहीं होना चाहिए, मिससेलिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग एक नाम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इनके लिए रखा है। और जिन लोगों को ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उठा लिया है, अब उनको थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर रिवॉर्ड पाने की कोशिश में, ये एक अच्छी कैटेगरी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत तेजी से एएमसीज लॉन्च करेगी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अपना, और इसका एक अलग एक स्पेस बन जाएगा मार्केट के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के तहत अब किस तरह का निवेश लोग कर पाएंगे? क्या ये एआईएफ जैसी कोई स्ट्रैटेजीज़ होंगी, या आमतौर पे जिस तरह के आपको फंड्स मिलते हैं उसी तरह की कैटेगरीज अक्रॉस मार्केट कैप्स आप अपना पाएंगे सर?
मैं देखूंगा कि पहली चीज होगी कंसंट्रेशन होगी। जैसे म्यूचुअल फंड में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है, एआईएफ में बहुत कंसंट्रेशन होता है। अब 10 स्टॉक की भी एआईएफ लॉन्च हुई है, पीएमएस के पोर्टफोलियोज भी 10 स्टॉक वाले, 5 स्टॉक वाले भी लॉन्च होते हैं। तो ये एक डिफरेंस जो होगी, इसमें कंसंट्रेशन का बेनिफिट लोगों को मिल सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क रिड्यूस होता है मगर रिवॉर्ड भी रिड्यूस होता है। कंसंट्रेशन से सोच समझ के अगर कंसंट्रेट कर दिया ना एक्सपर्टीज के साथ, तो उसमें फायदा हो सकता है। तो मेरा समझ में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। सेकंड होगा कि जो सेक्टरल फोकस होगा म्यूचुअल फंड में, एक 3-4 सेक्टर को डाइवर्सिफाई करके करने की कोशिश होती है। और सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स में भी 30, 40, 50 स्टॉक लेकर वह सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफाई करते हैं। मगर यह है कि एक फोकस्ड एफर्ट एक सेक्टर के ऊपर आपको कॉल लेना है, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है। तीसरी बात जो मैंने अभी बताया आपको कि इसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फंड मैनेजर शॉर्ट कर सकते हैं अगर चाहिए तो। उनको लग रहा है कि मार्केट बहुत ओवर हीटेड है, अभी गिरने की गुंजाइश है, तो जाके वो स्पेसिफिक स्टॉक्स या मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। इससे एक प्रोटेक्शन, तो रिस्क रिवॉर्ड में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलरेडी फंड मैनेजर्स को अप टू 50% ऑफ द पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स यूज करने का अप्रूवल दिया गया, मगर वो खाली हेजिंग के लिए। यानी शॉर्ट जब करते हैं, जब कवर करके, यानी एक स्टॉक होल्ड कर रहे हैं उसको शॉर्ट कर सकते थे, कवर्ड शॉर्ट इसको कहते हैं। मगर अब नेकेड भी शॉर्ट, वो स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है, फिर भी जाके हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, मगर रिटेल निवेशक इसको बहुत डेंजरस है उनके लिए। मगर फंड मैनेजर इसका इस्तेमाल करके रिस्क रिवॉर्ड की जो बैलेंस होती है उसको इन्वेस्टर की ओर टिल्ट कर सकते हैं कि उतना रिवॉर्ड ज्यादा देने की कोशिश, मगर रिस्क को कम करा के थ्रू शॉर्टिंग। तो ये सब चीज है जो एआईएफ और पीएमएस तो कर सकती थी खुलेआम। और क्योंकि हाँ। पीएमएस में हुँ, समझिए, डिस्क्रिशनरी हुँ। पीएमएस में वो डायरेक्टली जी, इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो से जी। निवेश किया जाता था। अब इसका हुँ। जी, जी। सर म्यूचुअल फंड जी, जी। सर एक और सवाल, क्योंकि समय थोड़ा-सा कम है और मेरे ख़्याल से आपको भी फारिग होना है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर आपकी आवाज़ नहीं आई। जी, बोलिए। नहीं नहीं, मैंने कहा कि अभी टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्लियर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का हाँ। म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या फिर पीएमएस की तरह इंडिविजुअल को लिए मिलेगा, एआईएफ की तरह। वो अभी क्लैरिटी शायद सीबीडीटी के साथ आ जाएगी। वो बाकी है। सर म्यूचुअल फंड एमएफ लाइट के नियमों को मंजूरी मिल गई है पैसिव म्यूचुअल फंड्स के लिए। इसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। ये सिंपल सी चीज है, अगर कोई एएमसी खाली पैसिव्स लॉन्च करना चाहता है तो एग्जिस्टिंग जो 50 करोड़ नेटवर्थ और उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो बहुत टाइट हो सकते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि खाली पैसिव में कर रहे हैं तो आपका ज्यादा काम नहीं है, मार्केट को ट्रैक करना है, तो आप अलग एक सेपरेट लाइसेंस बहुत आसानी से सिंपल तरीके से ले सकते हैं, वो ये एमएफ लाइट। अब समझे कि एग्जिस्टिंग एएमसी है और उनके पास ऑलरेडी पैसिव स्कीम्स है, वो उनको इस एमएफ लाइट के अंदर एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल करके लगा सकते हैं। और इसके साथ एक एएमसी को, अगर वो अलग एएमसी खाली पैसिव के लिए बनना चाहती है सेम स्पॉन्सर के साथ, उसका भी एक अप्रूवल दिया गया है। यानी अभी हर एएमसी एक एक्टिव मैनेजमेंट का एएमसी और पैसिव दोनों अलग रख सकती है, दोनों का अलग एक फ्रेमवर्क रख सकता है। तो इससे इंडस्ट्री का एक्सपेंशन बहुत तेजी से होगा। तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन है। कस्टमर्स के लिए तो ये शायद पैसिव प्रोडक्ट्स का और भी एक भंडार खुल जाएगा उनको, कि चूज कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर। वैसे तो एएमसीज के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अलग तरीके से एक अप्रूवल लेकर वो खाली पैसिव के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जो आप जैसे सबको पता है तेजी से आगे बढ़ रही है पैसिव का पेनिट्रेशन देश में। इंटरनेशनली ये तो ऑलरेडी है कि पैसिव ही ज्यादा एक्टिव से ज्यादा है। इंडिया में अभी भी एक्टिव का एक महत्वपूर्णता है, मगर धीरे धीरे पैसिव्स भी बढ़ रही है। और एसेट एलोकेशन, और आपने देखा होगा इसमें आरआईए और रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी कुछ रेगुलेशन फ्री किया है। क्यों? क्योंकि आरआईए ज्यादा पैसिव प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो अपनी कमाई इन्वेस्टर से लेना चाह रहे हैं। तो अगर पैसिव से बहुत एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो वो अपना फीस भी थोड़ा उसके माफिक ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो ये पैसिव का आना आरआईए के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और राइट सुनील सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि आप बाहर हैं, हमारे पास समय भी समाप्त है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट आपके बाकी के ट्रिप के लिए। जल्दी से वापस आइए ताकि स्टूडियो में बैठकर फिर आपसे बातचीत की जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए इसी नोट पर हम